हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज की कार्यवाही शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, जो हम एक सिक्वेंशियल वीडियो बना रहे हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायमंड क्वेश्चंस जो हम कर रहे हैं, उसमें हमने इंट्रोडक्शंस ऑफ एआई हमने पहले किया है। एआई प्रोजेक्ट साइकिल की दूसरी वीडियो बनाई है। थर्ड वीडियो हम बना रहे हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की। अब आप कहेंगे बीच में 3 यूनिट क्यों छोड़ दी? क्योंकि एडवांस पाइथन में कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ना थ्योरी आपका कहीं से भी नहीं आएगा, ना 1 नंबर के, ना 2 नंबर के, ना 4 नंबर के। बाकी डेटा साइंस और कंप्यूटर विजन्स में 4-4 नंबर के बड़े क्वेश्चंस कोई नहीं आएंगे। ठीक है, तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस में एक बड़ा क्वेश्चन आएगा और 5 नंबर के एमसीक्यूज और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बिगैर देरी के शुरू करते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो कार्यवाही को यहाँ से शुरू करेंगे कि एक एक नंबर के जो क्वेश्चंस आएंगे इस यूनिट के, वो 5 क्वेश्चंस होंगे और यानी एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का और एक क्वेश्चन होगा 4 नंबर का। तो ये वो क्वेश्चन होंगे जो डेफिनेटली आप सॉल्व करके आएंगे और इस वीडियो के बाद आप उसको बहुत ही इजी वे पे सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ हमने लगभग 100 समथिंग क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज बना के दिए हैं, नोट्स हैं ये। एक एक क्वेश्चंस आपके बहुत ही चुनिंदा टाइप के क्वेश्चंस हैं, बहुत ही सेलेक्टेड टाइप के क्वेश्चन हैं। तो आप बहुत ध्यानपूर्वक इन एमसीक्यूज को आप अच्छे से खुद से पढ़ेंगे। ठीक है, जो बड़े क्वेश्चंस हैं हम वो क्लियर कराएंगे और वो क्लियर होने के बाद उसमें छोटे क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसमें आप सॉल्व कर पाते हैं बड़े क्वेश्चन समझ में आने के बाद। तो ये आप नॉर्मली देख लीजिएगा। एनएलपी स्टैंड्स फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, आपको पता है। विच ऑफ द गेम्स बिलो इज द रिलेटेड टू द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, इनमें से नेचुरल लैंग्वेज में कौन सा इसमें आपका मिस्ट्री एनिमल्स। ठीक है, इस तरह से आप इनको पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। ऑप्शंस देख के आप उसका आंसर्स निकाल सकते हैं एमसीक्यूज में से। एंड एक ये क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। बाय डिवाइडिंग अप द लार्ज प्रॉब्लम्स इनटू द स्मॉल वंस, ये आपकी एक सीबीटी की वो है, डेफिनेशन है। ठीक है, तो सीबीटी इसका आंसर रहेगा। सीबीटी होता क्या है, फुल फॉर्म्स आप अच्छे से लर्न करेंगे, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये सीबीटी होता है। इसके फुल फॉर्म्स में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। रिपीट हो रहे क्वेश्चंस काफ़ी बार आया है, इसलिए हमने आपके सामने ही रखा है। तो 1 नंबर वाले क्वेश्चंस आप ऑलमोस्ट सारे देखेंगे खुद से। देयर आर ब्लैंक डिफरेंट टाइप ऑफ चैटबुट्स। 2 तरह के चैटबुट्स होते हैं, कौन से स्क्रिप्ट बुट और स्मार्ट बुट। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन अगर आएगा तो वो आपका हम एक्सप्लेन करेंगे और उसको आप सॉल्व करेंगे वहाँ पे। तो ये आप खुद से देखेंगे। हम शुरू करते हैं यहाँ से सब्जेक्टिव से, जहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। 100 क्वेश्चंस एमसीक्यूज हमने आपके लिए तैयार किए। ये आप एक बार गो थ्रू जरूर होंगे इनसे। यहाँ देखिए, अब व्हाट इज चैटबॉट, इस तरह से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है बट ये 2 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। इस तरह की थ्योरी, हाँ, इस तरह की थ्योरीज में ही यहाँ पे चैटबुक को ब्लैंक बना के और नीचे 4 ऑप्शंस देके 1 नंबर में डाल सकते हैं। अदरवाइज अगर इस तरह से आता है व्हाट इज द चैटबुक, तो आप 2 से 4 लाइन में इसको एक्सप्लेन कर देंगे, 2 लाइन में कम से कम। एंड इसकी डेफिनेशंस हैं, ये और लगा के डिफरेंट अलग अलग तरह से डेफिनेशन दी हुई है। ए चैटबॉट इज ए प्रोग्राम्स दैट डिजाइन टू सिमिलर ह्यूमन कन्वर्सेशंस थ्रू वॉइस कमेंट्स टू टेक्स्ट चैट और बॉट्स, यानी कि वॉइस कमेंट से आप उसमें या टेक्स्ट कमेंट से आप उसमें कन्वर्सेशंस कर सकते हैं। ये डिफरेंट तरह के चैटबॉट्स होते हैं आज। अब चैटबॉट और भी होते हैं, जैसे स्क्रिप्ट बूट एंड स्मार्ट बूट। स्मार्ट बूट में आपका सीरी, एलेक्सा, ये चीज़ें आ जाती है। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको जो भी सोभर लगे आप इसमें से लर्न कर सकते हैं। 2 लाइन की डेफिनेशन हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एनएलपी, ये देखिए इस तरह से 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसे भी दे दिया, या एमसीक्यूज में भी आपको दे सकते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस। ठीक है, व्हाट वाइल वर्किंग विद NLP व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ। ठीक है, कि जब हम NLP पे वर्क करते हैं तो सिंटैक्स और सेमेटिक्स का मतलब क्या होता है। सिंटैक्स का मतलब तो होता है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि ग्रामेटिकल आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर्स। ठीक है, चाहे उसकी सेंस निकले या ना निकले, वो आपका सिंटैक्स होता है। लेकिन सेमेटिक्स में क्या है, उसका मीनिंग्स निकलना, एक सेंस निकलना बहुत ज़रूरी होता है, दैट इज़ द सेमेटिक्स।
ठीक है, मीनिंग्स ऑफ द सेंटेंस, उस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, ठीक है, वो आपका सेमेटिक होता है। ये एनएलपी में यूज में आते हैं। एनएलपी होता क्या है आपको पता है? एनएलपी होता है कि हमारा कंप्यूटर अब तक सिर्फ टेक्सचुअल इनपुट लेता था और डिस्प्ले पे आपको टेक्सचुअल ही आउटपुट देता था, या वीडियो के थ्रू या ऑडियो के थ्रू हम जो भी इसमें चलता था वो हम सुन पाते थे, देख पाते थे। लेकिन अब ये हमारी इनपुट बाय वॉइस भी कैप्चर करता है। ये एनएलपी में आता है, जहाँ पे लैंग्वेज शब्द आ जाए, इसका मतलब कंप्यूटर मशीन जहाँ लैंग्वेज शब्द आ जाता है वहाँ वो, इसका मतलब एनएलपी यूज आ रहा है, ठीक है। उसके अंदर हम बोल के जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो उसका आउटपुट देता है, दैट इज द एनएलपी। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TF-IDF? इसका हमने एक बड़ा क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया है, नीचे हम उसको फुली एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। इसकी फुल फॉर्म आप अभी देख लीजिएगा, टर्म फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्ट डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इनवर्ट टर्म फ्रीक्वेंसीज एंड इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसीज, ये इसकी फ्रीक्वेंसी इसकी फुल फॉर्म आ गई। एंड व्हाट इज मीन बाय द डिक्शनरी इन एनएलपी? एनएलपी में डिक्शनरी का मतलब क्या होता है? एनएलपी में डिक्शनरी का मतलब होता है कि आपके पास एक डायरेक्टरी है, यानी कि इस, ये मान लीजिए एक पैराग्राफ है आपके पास, और इस पैराग्राफ में आपका वो सारे वर्ड्स सेलेक्ट निकाल लिए जाएंगे जो इंडिविजुअल हैं। जो डुप्लीकेट है उसको सिर्फ एक बार ही हम उस पैराग्राफ में लिखेंगे, बार बार उसको रिपीट नहीं करेंगे। कोई भी वर्ड्स एक पैराग्राफ में बार बार रिपीट नहीं हो, ठीक है। जो यूनिक वर्ड्स बच जाते हैं वो आपकी डिक्शनरी कहलाते हैं, किसमें? एनएलपी में। और अच्छे से एक्सप्लेन हम बड़े क्वेश्चंस के साथ करेंगे, तब आपको समझ आएगा। व्हाट इज द टर्म फ्रीक्वेंसीज? ठीक है, टर्म फ्रीक्वेंसी क्या है? द फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्ड इन one documents. The frequency can easily to found from the documents vector tables. vector tables में vector table जब हम बनाते हैं, या उसको TF टेबल भी बोलते हैं, TF-IDF टेबल भी बोलते हैं, जब हम वो टेबल बनाते हैं तो उसमें यही चीज़ आप टर्म फ्रीक्वेंसी, डिक्शनरी, इन सब का यूज़ करके आप बनाते हैं वहाँ पे। तो उसमें आप टेबल में आपको पता चल जाता है कि कौन सा वर्ड कितने बार उसकी फ्रीक्वेंसी आई है उसके अंदर, एक पैराग्राफ में यूज़ करते टाइम। अभी आपको हो सकता है 1-2% समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन जब हम बड़े क्वेश्चन करेंगे तब आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर वहाँ आपको समझ नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज करके बता सकते हो, कैसे भी हम उसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे। हम आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे, एग्जाम में कोई डाउट नहीं रहेगा। व्हाट इज द डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल? डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल्स ये वही है, TF-IDF प्री डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल एक ही बात है। डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल इज यूज व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग बैग ऑफ वर्ड एल्गोरिथम्स, यानी कि एक वर्ड्स पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लेना आपका वेक्टर टेबल कहलाती है। इन डॉक्यूमेंट्स वेक्टर टेबल्स द header rows contain the vocabularies of the corpus and the rows correspond to डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स में एक वैक्यूलरीज बनाई जाती है। सबसे ऊपर वाली रो में आपका वो सेंटेंस रहेगा और नीचे उसके रिपीटेड वर्ड्स आएंगे, या उसके या कहीं वो रिपीट तो नहीं हो रहे हैं, वो वर्ड्स कितने बार कितनी लाइन में वो वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, तब आपको सारे बड़े क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में हमने इस तरह के दिए हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा यूज फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशन? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस में किस तरह के डेटा यूज में आते हैं? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्स द डेटा द नेचुरल लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ रिटन वर्ड एंड स्पीकन वर्ड्स which human used to hear daily lives एंड ऑपरेट ऑन हिज, ठीक है। वो डेली लाइफ में जो ह्यूमन यूज में लेते हैं वर्ड्स, वो लिख के या बोल के, ज़्यादातर तो बोल के जो वर्ड्स हम लेते हैं अपनी मशीन में इंस्ट्रक्शंस देते हैं, यूज़ करते हैं, वो सारे आपके NLPs में आते हैं। NLP यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये क्वेश्चन अच्छे से आप लर्न करेंगे, मान लीजिए ये आपके एग्जाम में, मानना नहीं है, ये डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। किसी भी तरह से घुमा के इस क्वेश्चन को दे सकते हैं। व्हाट इज द स्क्रिप्ट बूट, व्हाट इज द स्मार्ट बूट, व्हाट डिफरेंट बिटवीन द स्क्रिप्ट बूट एंड स्मार्ट बूट, व्हाट इज द चैट बूट एंड इट्स टाइप, तो आप यही क्वेश्चन उसमें लगा के आएंगे, ठीक है। तो स्क्रिप्ट बूट क्या होता है और स्मार्ट बूट क्या होता है? स्क्रिप्ट बूट का मतलब होता है कि इसके अंदर AI यूज में नहीं आता है। The scripted chatbot doesn't carry
इवन एन ग्लिम्पस ऑफ एआई, ये एआई को सपोर्ट नहीं करता है, जबकि ये आपके एनएलपी और एमएल यूज़ करता है, और एनएलपी एमएल पार्ट ऑफ द एआई के पार्ट है। ठीक है, स्क्रिप्ट बूट्स आर द इजी टू मेक, ये इजीली बनाए जाते हैं, ये कंपेरेटिवली इजीली नहीं बनाए जाते हैं, इसमें थोड़ा टाइम, थोड़ी मेहनत ज़्यादा बनती है स्मार्ट बूट बनाने में। Script boot functioning is very limited as they are लेस पावरफुल, इनकी फंक्शनैलिटी लिमिटेड होती है, बहुत ही कम। इसके अंदर जो कोडिंग्स, जो क्वेश्चंस और आंसर्स जो डाले गए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस में अगर आप पूछ रहे हैं तो ही वो आंसर देगा, अदरवाइज नहीं दे सकता। और इनकी जो है फ्लेक्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छी होती है और पावरफुल होते हैं। इसमें अगर आपने कोई भी आंसर्स क्वेश्चन पूछा है और उसका आंसर इसके पास नहीं है, तो कहीं भी इंटरनेट की दुनिया से कहीं से भी ढूंढ के आपके सामने लेके आएगा वो सूटेबल आंसर। ठीक है, जबकि स्क्रिप्ट बूट में ऐसा नहीं है। स्क्रिप्ट बूट में जो प्रोग्रामर ने जो स्क्रिप्ट उसके अंदर डाली है, सिर्फ उसी में से वो ढूंढ के देगा। अगर उसको आंसर नहीं मिला सूटेबल, तो वो सॉरी लिख के साइड हो जाएगा। स्क्रिप्ट बूट वर्क अराउंड ए स्क्रिप्ट, वो सिर्फ एक स्क्रिप्ट पे काम करता है, इज प्रोग्राम इन दैम, जो उसके अंदर प्रोग्राम की गई है। एंड स्मार्ट बूट वर्क ऑन बिगर डेटाबेस, जो बड़े डेटाबेस पे काम करता है। एंड अदर रिसोर्स डायरेक्टली, बाकी रिसोर्स को भी वो डायरेक्टली फॉलो करता है। नो और लिटिल लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्किल, इसके अंदर लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्किल की ज़रूरत नहीं है, अगर है तो भी बहुत ही कम लेवल पे यूज़ इसमें उस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। जबकि एनएलपी और मशीन लर्निंग स्किल्स आर रिक्वायर्ड किसके अंदर, स्मार्ट बूट के अंदर एनएलपी और ये एमएल यूज़ में आती हैं। लिमिटेड फंक्शनैलिटीज़ एंड वाइड फंक्शनैलिटी, ये हम आपको बता चुके हैं। इसका बहुत ही कम इसकी फंक्शनैलिटीज़ हैं, लिमिटेड आंसर्स दे सकता है, जबकि ये आपको फुल ऑन आंसर देगा और अच्छे से एक्सप्लेन करके देगा, चाहे कहीं से भी ला के देगा वो। ठीक है, अदर रिसोर्सेज से भी। तो ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे। ये देखिए, डिफाइन द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन लास्ट टू लास्ट ईयर आया था। एंड द स्ट्रीमिंग एंड लिमिटाइजेशन, स्ट्रीमिंग क्या होता है और लिमिटाइजेशंस क्या होता है। स्ट्रीमिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को स्ट्रीम करना। मान लीजिए एक पेड़ है और पेड़ को हम उसकी ब्रांचेज हैं, ब्रांचेज को हम ट्रिम कर देते हैं, काट देते हैं, और तो बीच में एक स्टेम बच जाता है उसका। तो सेम वैसे ही एक वर्ड पे उसको अप्लाई किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए, ये वाली डेफिनेशन या कोई भी आपको जो सही लगे वो आप लर्न कर सकते हैं। सेम वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। एंड जैसे एक वर्ड है ईटिंग, ईटिंग को स्ट्रीम किया, स्ट्रीम करके उसका एक जो बेस वर्ड है वो निकाला है। यहाँ पे बेस वर्ड क्या है, ईट, ईट से बनाया ईटिंग, तो इसका आईएनजी हटा देंगे तो बेस वर्ड ईट निकल के आएगा। या फिर अगर आपके पास ईट्स है तो उसका बेस वर्ड एस हटा देंगे, ईटन है तो ईएन हटा देंगे, उसका बेस वर्ड ढूंढ के लाएंगे, दैट इज द ईट। तो इस एक तरह से उसकी ब्रांचेस काट दी, उसके जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो हटा दी गई है। सेम इसकी डेफिनेशन में वही है, स्ट्रीमिंग इज द टेक्निक यूज टू एक्सट्रैक्ट द बेस फ्रॉम द वर्ड बाय रिमूविंग द अफेक्सेस। अफेक्सेस जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसके अंदर जो साइड में लगी हुई हैं वो हटा दी जाएगी। फ्रॉम दैम इट इज जस्ट लाइक कटिंग डाउन द ब्रांचेस ऑफ ट्री। ठीक है, सेम वैसे ही वही चीज़ हमने बताई थी, जैसे एक ट्री की ब्रांचेस काट दी जाती है और जो बेस चीज़ बच जाती है उसको एक्सप्लेन किया जाता है, दैट इज द स्ट्रीमिंग। एंड द लिमिटाइजेशंस में क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट, एक बेस चीज़ में एड ऑन करके उसको लिमिटाइज किया जाता है, उसको बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका इसकी डेफिनेशन हो गई। और आगे हम चलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द डॉक्यूमेंट वेक्टर। डॉक्यूमेंट वेक्टर्स भी आपका आगे आ जाएगा उस टेबल्स में। TF IDF की आप फिलहाल टेबल, इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे, 100% ट्रांस फ्रिक्वेंसीज इन वर्ड डॉक्यूमेंट फ्रिक्वेंसी। इसका क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा ही आएगा, वो हम नीचे डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आप देखिए चलते चलते। एंड द मेंशन सम एप्लीकेशंस ऑफ न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, 2 या 1 नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा इसमें से। तो इसमें अलग तरह से घुमावदार क्वेश्चंस होते हैं, इसको कैसे भी घुमा के पूछेगा। एमसीक्यूज में इसके 4 ऑप्शन दे दिए, ठीक है, 3 ऑप्शन दे दिए और पूछ लिया कि कौन सा एनएलपी कौन से आपके सॉफ्टवेयर्स या कौन सी एप्लीकेशंस एनएलपी है। तो आपको पता होना चाहिए एनएलपी एप्लीकेशंस कौन सी होती हैं। सेंटिमेंट एनालिसिस एंड चैटबॉट एंड वर्चुअल असिस्टेंट, टैक्स क्लासिफिकेशंस, टैक्स एक्सट्रैक्शंस एंड मशीन ट्रांसलेशंस, टैक्स समराइजेशंस एंड मार्केट इंटेलिजेंस, ऑटो करेक्शंस। ये सब आपकी एनएलपी सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशंस या कुछ भी कह सकते हैं, टूल तो नहीं, एप्लीकेशंस और आपकी
एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर, हाँ ये बोल सकते हैं एनएलपी के, ये हैं। व्हाट इज द नीड ऑफ टैक्स नॉर्मलाइजेशंस इन एनएलपी? एनएलपी में टैक्स नॉर्मलाइजेशंस की क्या ज़रूरत होती है? तो इसमें क्या ज़रूरत होती है देखते हैं। सिंस वी ऑल नो दैट द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर इज न्यूमेरिक, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो न्यूमेरिक लैंग्वेज होती है, आपको पता है बाइनरी में डील करता है कंप्यूटर, दैट इज द मशीन लैंग्वेज। एंड the very first step of the comes of our mind is convert the language to number। सबसे पहले यही आता है माइंड में कि हम जो लैंग्वेज बोलते हैं उसको वो नंबर में कन्वर्ट करती है मशीन, ठीक है, और मशीन नंबर में कन्वर्ट करके उसको खुद समझती है और फिर उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको आउटपुट देती है, यानी कि आपको समझाती है। इसलिए इसके अंदर टैक्स नॉर्मलाइजेशंस की ज़रूरत होती है। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है, इसमें इस पूरी कार्यवाही का जो फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज द टैक्स नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ इज द टैक्स नॉर्मलाइजेशन। तो ये आप लर्न करेंगे और होपफुली समझ आया होगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कह रहा हूँ कमेंट कीजिए, आप यूट्यूब पे कमेंट कीजिए या फिर आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस पूछिए, क्वेरी कीजिए, हम आपके हर क्वेश्चन का आंसर्स करेंगे, एक बार नहीं 10 बार करेंगे अगर आपको समझ नहीं आता। तो 18 तारीख का आपका एग्ज़ाम है, अब डेफिनेटली कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपका। ये जो कंप्लीट पीडीएफ हमने तैयार की है ये आपके पास डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आपके ग्रुप पे तो हम ऑलरेडी डाल ही चुके हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बैकवर्ड्स छोड़िए, आगे हम चलते हैं बड़े क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ देखिए, उससे पहले हम ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन देख लेते हैं। बड़े क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहे हैं। व्हाट आर स्टॉप वर्ड्स? स्टॉप वर्ड्स क्या होते हैं? स्टॉप वर्ड्स वो होते हैं, जैसे बेसिक लाइफ रियल लाइफ एग्जांपल पे हम समझते हैं, जब हम कोई वर्ड, जब हम कोई सेंटेंस या लैंग्वेज बोल रहे हैं, ठीक है, या इंग्लिश लैंग्वेज लगा लीजिए, हम जब लिखते हैं तो हमें उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए, हम हेल्पिंग वर्ब और पंक्चुएशंस और ये सब हमें आनी चाहिए, ठीक है, टेंसेस और ये सब आने चाहिए। लेकिन जब हम उसको बोलते हैं तो हम इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते, हम फ्लुएंटली बोल देते हैं और सामने वाला समझ भी जाता है बोलने में उस लैंग्वेज में। तो इसलिए बोला जाता है कि कोई भी लैंग्वेज आप सीख रहे हैं तो, या इंग्लिश ही लैंग्वेज है, तो आप अगर उसको लिख रहे हैं तो वो टिपिकल हो सकती है, लेकिन किसी भी लैंग्वेज को बोलना, इंग्लिश लैंग्वेज बोलने में सुपर ईजी है, ठीक है, बहुत ईजिली आप उसको बोल सकते हैं फ्लुएंटली। तो स्टॉप वर्ड का मतलब ये है जो हम बोलते टाइम जिन वर्ड्स को स्किप कर देते हैं, ठीक है, वो एक टूल किट के थ्रू, नेचुरल लैंग्वेज की एक टूल किट है, उसके थ्रू उन वर्ड्स को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे स्टॉप वर्ड्स आर द मोस्ट कॉमन वर्ड्स इन ए लैंग्वेज लाइक द, ए, ऑन, इज, ऑल। ये वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीटेड होते रहते हैं। तो इस नेचुरल लैंग्वेज टूल किट के थ्रू क्या किया जाता है, दीज वर्ड्स डू नॉट कैरी इंपॉर्टेंट मीनिंग्स ऑफ देयर यूजुअली रिमूव फ्रॉम द टेक्स्ट। इनको टेक्स्ट से हटा दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ NLTK, नेचुरल लैंग्वेज टूल किट। इसके फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, NLTK। इसके थ्रू इन वर्ड्स को जो बार बार रिपीटेड होते हैं, इस तरह के वर्ड्स मैक्सिमम होते हैं हमारे एक सेंटेंस में, तो उनको रिमूव कर दिया जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं और उनको मशीन बार बार, एक बार रीड कर लिया दैट्स इनफ, उसी को वहीं से रिकॉल कराया जाता है मशीन के थ्रू। तो वो क्या कहलाते हैं, स्टॉप वर्ड्स। तो इस तरह से आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। डिफरेंटिटी बिटवीन द ह्यूमन लैंग्वेज एंड कंप्यूटर लैंग्वेज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ह्यूमन लैंग्वेज और कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है, अब आपको पता होना चाहिए इस चीज़ का, क्योंकि आप इस यूनिट में इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं। ह्यूमन लैंग्वेज बहुत सारी, ह्यूमन क्या है, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकता है, उनको सुन सकता है, समझ सकता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस होती है ब्रेन में, ठीक है, वो कैप्चर करता है, सारे साउंड को कैप्चर करता है, समझता है, ठीक है। सेम यही चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ वही चीज़ आपकी डेफिनेशन में लिखी हुई है। ह्यूमंस कम्युनिकेटिव थ्रू द लैंग्वेज विच इज़ प्रोसेस ऑल द टाइम्स, जो हर वक्त वो लैंग्वेज यूज़ करता है, और ब्रेन कीप्स ऑन प्रोसेसिंग द साउंड, हमारे ब्रेन उस साउंड को प्रोसेस करता है, दैट इज़ द हेयर अराउंड इटसेल्फ, जो हमें सुनाई देती है, एंड ट्राइज टू मेक सेंस, उसका सेंस निकालने की कोशिश की जाती है आउट ऑफ देम। तो उसको जो सुनता है, समझता है, उसकी सेंस निकलती है और फिर वो उसको एक्सप्लेन करता है, सामने वाले की बात सुनता है, अपनी बात सामने वाले को समझाता है, बहुत इजी वे पे होता है। सेम ऐसे ही कंप्यूटर अंडरस्टैंड
द लैंग्वेज ऑफ नंबर, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। लैंग्वेज ऑफ नंबर डिस्कस करता है, जो उसकी लैंग्वेज होती है वो नंबर में वो समझता है सारी चीज़ों को, वो डायरेक्टली अल्फ़ाबेट्स और ये चीज़ें नहीं समझता नंबर्स में। एंड एवरीथिंग दैट इज सेंड टू द मशीन, जो भी लैंग्वेज बोली जाती है, हम जो बोल रहे हैं वो मशीन में जाती है, नंबर में कन्वर्ट होती है, फिर वो मशीन खुद समझती है उसको और फिर उसका आउटपुट आपकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको समझाती है। ये एक लंबा लेंदी प्रोसेस होता है, इसलिए ये डिफरेंट है आपकी ह्यूमन लैंग्वेज और कंप्यूटर लैंग्वेज में, ठीक है। नंबर्स में कन्वर्ट करके आपको समझाते हैं। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आएंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के आ जाते हैं, लेकिन अब हम डिस्कस कर रहे हैं बड़े क्वेश्चन 3 से 4 मार्क्स के, ऑलमोस्ट 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। सबसे पहला क्वेश्चन दैट इज द डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल। आप लिख लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, और इतने सुपर इजी हैं। अगर आपने ध्यान से ध्यान दे के इसको समझा तो आप इसको कभी छोड़ ही नहीं पाएंगे। आप देखेंगे इतना इजी क्वेश्चन है, आप तुरंत अटेम्प्ट करेंगे, सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे। सीक्वेंस में आपको अटेम्प्ट करना ज़रूरी नहीं है, जो क्वेश्चन आपको आता है वो आप क्वेश्चन नंबर डाल के डायरेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल निकालनी है, इस क्वेश्चन में बोला गया है फॉर द गिवन क्रॉप्स। क्रॉप्स का मतलब ये जो लाइनें दी हुई हैं, इन लाइन का यूज करके। ये जो बोल्ड में कंटेंट है ये आपके सामने दिया होगा वहां पे। तो देखिए, आप एक टेबल बनाएंगे नॉर्मली, बहुत ध्यान से समझते हैं, बहुत ध्यान से, बहुत सुपर इजी लगेगा आपको। अगर आपका ध्यान इधर उधर गया तो आप नहीं समझ पाएंगे, और इस तरह के 2-3 क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो एक टेबल आप बनाएंगे नॉर्मल, इस तरह की टेबल बनाई, कितने रो एंड कितने कॉलम्स लेने हैं, सर उसमें आप कम से कम जितने यहाँ पे हैं वर्ड, 1 2 3 4 5 वर्ड है तो 10 वर्ड आप उसके अंदर कॉलम में 10 कॉलम लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो आप बनाएंगे, ठीक है। और नीचे आपको रो कितनी लेनी है, रो आपको जितने आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पे 4 डॉक्यूमेंट्स हैं तो 4 रो हमने इसमें नीचे क्रिएट कर ली। ये हमारी डिक्शनरी रहेगी, डिक्शनरी जो हम तैयार करेंगे इसमें। तो सबसे पहले देखिए, आप यहाँ फर्स्ट डॉक्यूमेंट में लिखा है वी आर गोइंग टू मुंबई। वी आर गोइंग टू मुंबई, हमने इनमें सब में अलग अलग वर्ड लिख दिए यहाँ तक, तो ये हमारा भर गया, ये वाला डिक्शनरी कंप्लीट हो गई। सेकंड लाइन में देखेंगे जो रिपीटेड वर्ड आ रहे हैं उनको हम नहीं लिखेंगे डिक्शनरी में, बाकी सबको लिख देंगे। बस ये छोटी सी कहानी है, अगर आपको समझ आ गई तो क्लियर है पूरा क्वेश्चन। यहाँ देखिए मुंबई हमारा रिपीट हो रहा है, पहले लाइन में आ चुका है तो हम मुंबई नहीं लेंगे। इज ए फेमस प्लेस, ये रिपीट नहीं हो रहे कोई भी वर्ड, तो इज ए फेमस प्लेस हम इनमें लिख देंगे आगे, इज ए फेमस प्लेस। तो ये हमारी लाइन ये भी हो गई, ये भी हो गई, तो ये हमारी यहां तक बन गई डिक्शनरी। अब हम आगे चलेंगे, वी आर गोइंग टू फेमस प्लेस, तो फेमस प्लेस हमारा पहले आ चुका, हम नहीं लिखेंगे, ऐसे हम कट कर देंगे उसके अंदर पेंसिल से। एंड वी आर भी हमारी पहली लाइन में आ चुका, तो वी आर भी नहीं लिखेंगे। गोइंग टू भी आ चुका, गोइंग टू भी नहीं लिखेंगे। ए हमारा यहाँ फेमस से पहले आ चुका, ये भी नहीं, या इस लाइन से हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस लाइन से कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारे रिपीट हो रहे हैं। और हम यही तो बात है, रिपीटेड वर्ड हमें नहीं लिखने हैं, ऊपर भी हम पढ़ के आए हैं ये चीज़। तो आगे हम देखेंगे आई एम पहले 3 लाइनों में आया नहीं आया, तो हमने आई लिखा, एम लिखा, ठीक है। आगे उसके बाद फेमस हमारा आ चुका है, इन नहीं आया तो इन लिखा। मुंबई हमारा तीसरी बार आया है तो हम नहीं लिखेंगे। तो ये हमारी डिक्शनरी बनके तैयार हो गई। अब हमारे आगे की टेबल कैसे तैयार होगी, होपफुली इतना समझ आया होगा। अगर ये समझ आ गया तो आप इसमें 3 तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक तो वेक्टर टेबल अगर पूछा है, डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल, ये बना सकते हैं, सेम है। दूसरा, अगर आपसे डीएफ वाला क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, जो हमने ऊपर किया है अभी कुछ देर पहले, उसको समझा है, वही क्वेश्चंस नीचे भी आएगा, रिपीटेड होगा, ठीक है। डीएफ वाला क्वेश्चंस तो उसमें भी आप सेम तरह से ही सॉल्व करेंगे। नीचे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं अब। तो वी, इस वर्ड पे हम फोकस करेंगे, पहली लाइन का पहला अक्षर वी क्या है, वी किस लाइन में आ रहा है, ये चारों अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, अलग अलग लाइन के वर्ड्स हैं। तो वी हमारा फर्स्ट लाइन में आया तो हमने 1 लिख दिया।
दूसरी में नहीं आया तो 0 लिख दिया, तीसरी में हमारा V अगेन फिर आया तो हमने 1 लिखा, चौथे में नहीं है V तो 0 लिखा। जिस लाइन में जो वर्ड आ रहा है आप वो ही उसमें लिखेंगे, ठीक है, उसमें 1 लिखेंगे, बाकी जिसमें नहीं आ रहा उसमें 0 लिखेंगे। ये छोटी छोटी बातें समझने की है। अब देखिए गोइंग पे देख लीजिए, गोइंग फर्स्ट लाइन में है तो 1 लिख दिया, सेकेंड लाइन में नहीं है 0 लिख दिया, थर्ड लाइन में गोइंग ये रहा, यहाँ है तो हमने 1 लिखा, फोर्थ में है ही नहीं तो 0। गॉट इट। एक और कर लेते हैं, मुंबई देख लेते हैं। मुंबई फर्स्ट लाइन में है, सेकंड में भी है और थर्ड में है, सॉरी फोर्थ में है, थर्ड में नहीं है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ में है। तो फर्स्ट में 1, सेकंड में 1, फोर्थ में 1, जिसमें नहीं है उसमें 0। गॉट इट। सो ऑन, ऐसे ही हम करते जाएंगे इधर, ठीक है। डॉक्यूमेंट अगर ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा नीचे कॉलम रोज बना लेंगे, उसमें ऐड करके सेम वैसे ही करेंगे। तो ऐसे ये आपकी वेक्टर टेबल, डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल तैयार हो गई। यही पूछा था आपके क्वेश्चन में और आपने बना दिया। सुपर इजी होता है इसको बनाना, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसको ध्यान से सुना है तो, ध्यान से समझा है तो, अगर आपको नहीं समझ आया आप वीडियो को बैक करके, ठीक है, फिर से देखिए, समझ पाएंगे। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाया है, इससे अच्छा और क्या ही समझाएंगे, कैसे आप समझेंगे, समझ गए होंगे डेफिनेटली। सेम वैसे ही, सेम वही क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है आपसे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैलकुलेट TF-IDF कैलकुलेट, ठीक है। TF-IDF बनाइए, कैसे बनाएंगे कैलकुलेट करके। तो TF-IDF की फुल फॉर्म आपको पहले भी बताई थी, क्या है याद है? ट्रम फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, ट्रम फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। तो इसमें ट्रम फ्रीक्वेंसीज अलग निकलेगी एंड डॉक्यूमेंट इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी अलग निकलेगी। ट्रम फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं हम यहाँ पे, सेम वैसे ही है, आपके पास 4 डॉक्यूमेंट्स हैं, सेम वही डॉक्यूमेंट्स है जो ऊपर एक्सप्लेन किए गए थे। उसकी हमने डिक्शनरी तैयार की, ये हमने डिक्शनरी तैयार की और डिक्शनरी तैयार करके उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स हमने तैयार किए। तो हमारे पास सेम आ गया प्रोसेस, हम कैलकुलेट कर लेंगे, सेम वही टेबल है ऊपर वाली, ठीक है। हम इसको बार बार एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो सेम टेबल है। हम इसमें देख लेंगे कि कौन सा V कितने बार आया है, कौन सी लाइन में एक बार आया है, पहली लाइन में, दूसरी बार आया है, तीसरी लाइन में। तो जिस बार आया है उसमें 1 लिखेंगे, बाकी 0 लिख देंगे। तो सेम वैसी टेबल तैयार हो गई। अब हम इनवर्ट डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? ये तो बिल्कुल सेम था, ट्रम फ्रीक्वेंसी। इनवर्ट डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी में सिर्फ हमें डिक्शनरी नोट करनी है, ये वाला पोर्शन एक टेबल में, और ये अलग से टेबल बनानी है आपको। अगर ये पूरा पूछा है तो उसमें TF-IDF पूछा है तो एक TF की टेबल अलग बनाएंगे, IDF की टेबल अलग बनाएंगे। तो इसमें IDF वाले में आपको डिक्शनरी लिखनी है, सेम डिक्शनरी रहेगी ऊपर वाली, और नीचे इस रो में सिर्फ एक रो लेनी है और आपको यहाँ टोटल कर देना है कि V कितने बार है, 1 and 2 टाइम्स है तो 2 लिख दिया, ठीक है। R कितने बार है, 1 1 2 टाइम लिख दिया। अब मुंबई में देखिए, मुंबई कितने बार है, 1 2 and 3 टाइम्स है तो 3 टाइम लिख दिया। ये आपकी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी हो गई। ये जो बन निकल के आई है, बहुत इजी है, सुपर इजी। बताइए कहीं डाउट है? नहीं है। ऐसे आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हो, एक ही क्वेश्चन अलग अलग तरह से। आप कहेंगे यार ये तो हमने डॉक्यूमेंट वेक्टर पढ़ी थी, हमने TF-IDF तो पढ़ा ही नहीं है। ठीक, नहीं पढ़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम फॉर्मूला लगाओ, सेम क्वेश्चन सॉल्व आउट करो, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके अंदर एक चीज और पूछी गई है यहाँ पे इसी क्वेश्चन में, मेंशन द वर्ड हैविंग द हाईएस्ट वैल्यू, मेंशन द वर्ड हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू वाला वर्ड इसमें निकालना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ये टेबल निकालनी होगी, और इस टेबल में वैसे तो आपको पता ही है, ठीक है, टेबल के थ्रू भी आप निकाल सकते हैं, ज़्यादा अच्छा इफेक्ट जाएगा, नंबर्स प्रॉपर आपको मिलेंगे। सेम डिक्शनरी आपने यहाँ पे लिखी और 4 on 2, 4 में से 2, ठीक है, 4/2 आप इसी तरह से लिखेंगे। और वो 4 क्यों? 4 डॉक्यूमेंट्स है हमारे, और 2 क्या है, 2 टाइम इसमें V रिपीट हुआ है। 4 डॉक्यूमेंट्स है, 2 टाइम R रिपीट हुआ है, ऐसे आप इसमें लिखेंगे। मुंबई 4 डॉक्यूमेंट्स में 3 टाइम रिपीट हुआ है। 4 डॉक्यूमेंट्स कौन से? वो 4 लाइनें, ठीक है, रोज जो हमने देखा है। तो सेम ऐसे ही आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो ये आपकी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी यहाँ पे। और इसका TF-IDF का फॉर्मूला आप
इस तरह से लिख के और उसको निकाल सकते हैं, TF इंटू IDF, लोग IDF, W का मतलब वर्ड्स है वो जो रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपका मुंबई एंड फेमस जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वॉल्यूम में आया है। मुंबई में 3, फेमस में 3 है और मुंबई में 3 है, बाकी सब में 2 2 या 1 इस तरह से है। गॉट इट? बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यू ऑल आर so intelligent people. ओके, दोस्तों द 7 क्वेश्चंस में यहाँ पे देखिए, इस पे पूछा है नॉर्मलाइज द गिवन टैग्स कम एंड द वोकैबुलरीज बिफोर देयर आफ्टर नॉर्मलाइजेशंस। ओके, नॉर्मलाइजेशंस में बिफोर और आफ्टर्स, ये देखिए आपके एक इस तरह से पैराग्राफ में दे दी इस बार आपको डॉक्यूमेंट्स, पैराग्राफ में डॉक्यूमेंट्स अगर दे दिया, यहाँ पे पढ़ेंगे ना आपको सेम ये सेंटेंस है, लाइनें हैं, राज एंड विजय आर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, दे प्ले टुगेदर विद अदर फ्रेंड्स, राज लाइक other friends, Raj like to play football but Vijay prefer to the play online games, Raj want to be a footballer, Vijay want to be a gamer, online gamers, ठीक है। तो ये इसको हम पैराग्राफ को इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, इस तरह से कन्वर्ट करने का, लाइन बाय लाइन लिखने के तरीके को ही नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। पैराग्राफ से अगर आपसे पूछा कि इसको नॉर्मलाइजेशन में कन्वर्ट कीजिए, तो आप इस तरह से सिर्फ इसको लाइन बाय लाइन लिख देंगे, यानी कि 5 डॉक्यूमेंट्स आपके बन रहे हैं, डॉक्यूमेंट 1 2 3 करके भी लिख सकते हैं आप, इसमें 5 डॉक्यूमेंट्स आपके बन रहे हैं, तो क्या हो गया, ये नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में आ गया, ठीक है। या हो सकता है आपको टेबल फॉर्म में दिया हुआ हो, आपको उसको कन्वर्ट करना होगा नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में, इस तरह से। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन से टेबल फॉर्म का मतलब होता है टोकनाइजेशन, टोकनाइजेशन। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन से टोकनाइजेशन में कन्वर्ट किया है। हो सकता है आपके पास ये टोकनाइजेशन दिया हो, उसको नॉर्मलाइजेशन में कन्वर्ट करना हो, सुपर इजी होता है, बस सेम वही उसको इन्वर्ट कर देना है। तो पैराग्राफ से आप आए, इसमें हम इसको थोड़ा रिमूव कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो यहाँ से पैराग्राफ से आपने ले लिया, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, राज एंड विजय आर द बेस्ट फ्रेंड्स एंड दे प्ले टुगेदर विद द फ्रेंड्स, ठीक है, 5 लाइन में इनको लिख दिया, क्योंकि 5 ही लाइन बन रही थी यहाँ पे। अब इसको टोकनाइजेशंस में आपको कन्वर्ट करना है। टोकनाइजेशन में कैसे करेंगे, सेम आपने लिखा, सेम वो एक लाइन आपने इसमें लिखी, राज एंड विजय आर बेस्ट फ्रेंड, टेबल में डिफरेंट कॉलम्स में आपने ये लिख दिया। सेम नेक्स्ट लाइन आपने इसमें लिखी, दे प्ले टुगेदर विद अदर फ्रेंड्स, सो ऑन, ऐसे ही आप नीचे तक लिखते जाएंगे और इधर भी ऐसे लिखते जाएंगे सेम। तो ये आपकी बन जाएगी टोकनाइजेशन टेबल, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा, आपने दिया है ये पैराग्राफ दिया है, इसको कन्वर्ट कीजिए नॉर्मलाइजेशन एंड टोकनाइजेशन में, ठीक है। तो आप ऐसे करेंगे। अगर डायरेक्ट पूछा टोकनाइजेशन में कन्वर्ट कीजिए, तब भी आप नॉर्मलाइजेशन करके उसका फिर टोकनाइजेशन में कीजिए, तो ज़्यादा इंपैक्ट अच्छा जाता है, ठीक है। सेम विल बी देयर फॉर द सेंटेंस, बाकी सभी सेंटेंस के लिए सेम आप ऐसे ही नीचे तक सॉल्व करेंगे, तो ये कंप्लीट आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपसे डिस्कस किए, होपफुली आपको समझ आए होंगे। आप इसी तरह से ध्यान लगाकर पढ़ते रहिए, 50 में से 1 नंबर भी कोई आपसे नहीं छीन सकता। नेक्स्ट यूनिट हम आपके सामने लेके आएंगे, ठीक है, दैट विल बी इवैल्यूएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है वो भी, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए, तब तक एग्ज़ाम आने वाला है बिल्कुल, तब तक हम डेली क्लास लेंगे और ये सारे कंप्लीट होने के बाद आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। उसके बाद हम 11th क्लास की CS और IP शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, उसकी ऑनलाइन क्लासेस देंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी, थैंक यू सो मच।